हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन और इस वीडियो सेशन में आपकी आने वाली सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस की पढ़ाई को और बेटर बनाने के लिए पेनॉर्मिक एजुकेशन आपके लिए ऑल द अमेंडमेंट्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन का यहां कवरेज प्रोवाइड करने वाला है। जिस सेशन में हम जितने डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स हुए हैं जो सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में रेलेवेंट होंगे फॉर May 24 एंड November 24, उन्हें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं। ये आप तभी सुने पूरा का पूरा सेशन जब आपने अपने बेसिक्स वापस रिवाइज कर लिए हैं, क्योंकि आप अमेंडमेंट सुनने वाले हैं। अगर आप अमेंडमेंट सुनने वाले हैं और आपका बेसिक आपको ध्यान में नहीं है कि पहले क्या था और अब क्या हुआ, तो अब क्या हुआ वो समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। हालांकि हम हर प्रोविजन डिस्कस करने से पहले उसका बैकग्राउंड और वो प्री अमेंडमेंट क्या था, क्यों अमेंडमेंट किया गया और अब अमेंडमेंट होने से क्या होगा, एंड देन उसके ऊपर एक रेलेवेंट क्वेश्चन हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको बेसिक भी ध्यान में होगा तो भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी ध्यान नहीं है तो पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लें एंड फिर इस अमेंडमेंट सेक्शन को आप पूरा ध्यान से सुनें। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे सामने एक इंडेक्स देख पा रहे हैं जो अलग अलग हमारे चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स में कहां कहां अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे यहां पर हमें कवर करने होंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्स के चैप्टर तक सारे अमेंडमेंट्स का हमें कवरेज प्रॉपरली करना होगा, क्योंकि समझना बच्चों, May 24 एंड November 24 यानी प्रीवियस ईयर ही चेंज हो जाता है। इससे पहले अगर आपने प्रिपरेशंस की होगी या एग्जाम दी होगी तो आपने प्रीवियस ईयर 22-23 के हिसाब से एग्जाम्स अपीयर की होगी, और अब आप प्रीवियस ईयर 23-24 बेटर कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर 24-25 के हिसाब से एग्जामिनेशंस लिखने वाले हैं आने वाली May 24 एंड November 24 की एग्जाम्स। एंड देयर बाय फाइनेंस एक्ट 2023 ने जितने अमेंडमेंट्स किए हैं हमें वो सारे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने होंगे। ये जो पीडीएफ है जिसके थ्रू हम ये कवरेज करने वाले हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ये आपके पास अवेलेबल कर दी जाएगी, जिसमें सब कुछ विद क्वेश्चंस समराइज किया हुआ है। तो बिना वक्त बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं अपने अमेंडमेंट्स का डिस्कशन फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें हम चैप्टर वाइज जाने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाते हैं कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या अमेंडमेंट किया गया है। बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई मटेरियल चेंज नहीं है। सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या कवर होता है? टैक्स रेट्स। जितने भी पर्संस की आपने टैक्स रेट्स जो पढ़ी हुई है वो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंडिविजुअल की टैक्स रेट्स हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, एवरीथिंग इज सेम। जो आपने प्रीवियस ईयर 22-23 में पढ़ा है वही प्रीवियस ईयर 22-23-24 में लगा दिया जाएगा, एक्सेप्ट वन ऑब्वियस चेंज। एंड व्हाट इज दैट ऑब्वियस चेंज? आपको यह पता है कि डोमेस्टिक कंपनी की प्रीवियस ईयर 22-23 की टैक्स रेट डिसाइड करने के लिए आप प्रीवियस ईयर 20-21 का टर्नओवर देखा करते थे, और आप कहते थे कि सर अगर प्रीवियस ईयर 20-21 का टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो प्रीवियस ईयर 22-23 में जो टैक्स रेट है वो 25% हो जाएगी, अदरवाइज उस डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स रेट 30% होगी। अब यही बात कैरी की जाती है, तो अब आप प्रीवियस ईयर 23-24 पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर 23-24 पढ़ते वक्त अब जो आप टैक्स रेट देखेंगे वो प्रीवियस ईयर 22-23 के भी एक पिछला साल, दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22 के टर्नओवर से डिसाइड करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है ये। तो आप कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं अब? 23-24। तो उसकी टैक्स रेट डिसाइड करने के लिए टर्नओवर कौन सी प्रीवियस ईयर का देखेंगे? 21-22, क्योंकि इससे पहले आप प्रीवियस ईयर 22-23 पढ़ते थे तो कौन सा प्रीवियस ईयर देखते थे? 20-21। उसमें ऑब्वियसली चेंज हो गया, लिमिट्स वगैरह सब सेम ही है। 400 करोड़ तक का टर्नओवर हुआ अगर प्रीवियस ईयर 21-22 में, तो टैक्स रेट प्रीवियस ईयर 23-24 में 25% की होगी, अदरवाइज 30% की होगी। यह बड़ा ऑब्वियस सा चेंज है, इसके अलावा और कोई चेंज टैक्स रेट्स में नहीं है। हां, सेक्शन नंबर 115 BAC में काफी चेंजेस हुए हैं, जिसमें भी टैक्स रेट्स वगैरह सब बदले गए हैं। और 115 BAC जो इंडिविजुअल एचयूएफ को लागू होता था अभी तक,
वो इंडिविजुअल HUF के अलावा AOP, BOI, AJP इन पे भी लागू किया गया है और यहां काफी सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं प्रीवियस ईयर 23-24 में, लेकिन इसका डिस्कशन मैं अभी नहीं ले रहा, इसे पेंडिंग रख रहा हूं। Why? बिकॉज इसे समझने के लिए अक्रॉस द इनकम टैक्स पहले जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आप देख लोगे और फिर जाके 115 BAC पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहने वाला है। इसीलिए हम 115 BAC अभी नहीं उठा रहे, एंड ऑफ द सेशन पे उठाएंगे जब आपने बाकी चैप्टर के सारे अमेंडमेंट्स पढ़ लिए होंगे। तो वो होता बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ही कवरेज है, बट उस टैक्स रेट के चेंज को अभी हम नहीं देख रहे हैं। फिलहाल के लिए डोमेस्टिक कंपनी के एक टैक्स रेट में एक ऑब्वियस चेंज था, वो हमने देख लिया है। दैट्स इट, टैक्स रेट में यही बदलाव किया गया है। सर दूसरा, रेसिडेंशियल स्टेटस, सेकेंड चैप्टर पे आ गए। आप देख रहे हो कोई बहुत अमेंडमेंट्स नहीं है, छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, बहुत फटाफट कवर हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है उसके अंदर। रेसिडेंशियल स्टेटस में जब आप सेक्शन नंबर 9 पढ़ते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 में आप क्या पढ़ते हैं कि किसी इनकम को डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाता है, और अगर डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया गया तो फिर उसे इंडिया में टैक्सेबल कर दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो मैटर नहीं करता, आप रेसिडेंट हो, RNOR हो, RNNOR हो या NR, क्योंकि वो इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया है वो आपके लिए टैक्सेबल होती है। इस सेक्शन नंबर 9 में आपने 9 सबसेक्शन 1 में बहुत सारे क्लॉजेस पढ़े होते हैं, उसमें एक क्लॉज आपने पढ़ा है 918। इस 918 क्लॉज में एक मटेरियल चेंज हुआ है। 918 में आपने पढ़ा क्या है, पहले तो बेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो 918 में आपने पढ़ा होता है कि सर अगर किसी नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, किसी नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को किसी रेसिडेंट पर्सन ने जो भारत का रेसिडेंट है, अगर उन्हें सम ऑफ मनी दिया है, मनी नॉट प्रॉपर्टी, मनी दिया है, पैसा दिया है एज अ गिफ्ट, तो अगर वो अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो उस नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी के लिए वो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा और वो भारत में टैक्सेबल कर दिया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो हम 56-10 गिफ्ट्स का सेक्शन पढ़ते हैं, उसके कोरिलेशन की रीडिंग से हमें ये क्लियर होता है। इसी बात को अगर हम विजुअलाइज कर ले एक डायग्राम पे, तो समझो ये इंडिया में एक पर्सन रेसिडेंट है और ये रेसिडेंट पर्सन UAE दुबई में समझो किसी नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को क्या देता है, सम ऑफ मनी, मनी, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट एनी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी, ओनली मनी, सम ऑफ मनी देता है। तो फिर उस केस में हम क्या कहते हैं कि इस पर्सन के लिए अगर ये सम ऑफ मनी 50,000 से ज्यादा है तो इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। अगर 50,000 से ज्यादा है तो, और अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपने 56-10 पढ़ा होता है, 56-10 में बोला होता है 50,000 से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल है, यानी 51,000 है तो पूरा 51,000 टैक्सेबल किया जाएगा IFOS में, यानी ये टैक्सेबल तो होगा फुल्ली अंडर द हेड IFOS। दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी न्यू, ये मैंने आपको अमेंडमेंट नहीं बताया, 918 का रिवीजन कराया। अब 918 का ये जो आपको पॉइंट पढ़ाया, इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया है, यहां जो NR लिखा था ना, NR, उसमें एक पर्सन को और ऐड कर दिया है, लिख दिया है RNNOR, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। यानी कि अब अगर कोई रेसिडेंट एक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट को भी कोई गिफ्ट देता है, सम ऑफ मनी देता है, तो फिर इस केस में उस रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट पर्सन के लिए भी 50,000 से ज्यादा का सम ऑफ मनी रिसीव करने पे उसे डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और उसे भारत में फुल्ली टैक्सेबल कर दिया जाएगा। कुछ लोग अब्यूज कर रहे थे इस बात का, क्योंकि NR या RNNOR होने से इस प्रोविजन का अब्यूज हो रहा था, यानी कि कुछ नॉन रेसिडेंट्स जानबूझ के अपने आप को RNNOR बना रहे थे, जो आप आराम से आप जानते हैं सेक्शन नंबर 6 के अंदर नंबर ऑफ डेज के साथ खिलवाड़ करके भारत आ जाके अवॉइड कर सकते हैं, एंड फिर इसके थ्रू व्हाइट का ब्लैक, ब्लैक का व्हाइट, ये सारी एक्टिविटीज की जाती थी। इसे रोकने के लिए
एक एंटी अब्यूज प्रोविजन बनाया गया है। तो ये एक एंटी अब्यूज प्रोविजन है जो कब से इफेक्ट में आया है, 1/4/23। और उसके बाद ये जो एडिशन है, एडिशन, बाकी ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ना, ये भी कोई बहुत पुराना नहीं है। 5 जुलाई 2019 को ये सेक्शन लाया गया था। तो जब 5 जुलाई 2019 को लाए थे तो तब से इन्होंने कहा था कि किसी भी एनआर या फॉरेन कंपनी को सम ऑफ मनी दिया तो ही टैक्सेबल होगा। अब उसे एक्सटेंड करके लिख दिया है, एनआर हो, फॉरेन कंपनी हो या आर एंड एनओआर हो, उसे टैक्सेबल किया जाएगा। और आपने पूछा सर अगर आर एंड ओआर हो तो बच्चों अगर आर एंड ओआर हो तो वैसे ही टैक्सेबल है ना, फर्क ही नहीं पड़ता कि डीम टू अक्रूवराइज इन इंडिया है या नहीं, क्योंकि आर एंड ओआर के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है एज पर सेक्शन नंबर 5। वी ऑलरेडी नो दैट। इसका मतलब किसी को भी दिया टैक्सेबल तो अब किया ही जाएगा, चाहे आप एनआर को दे रहे हो, किसी फॉरेन कंपनी को दे रहे हो, या फिर आप आर एंड एनओआर को दे रहे हो। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया है। तो ये एमसीक्यू में या किसी मेन क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट पूछने के चांसेस है, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दैट वाज द ओनली चेंज इन रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का हमारा डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट हमारा तीसरा चैप्टर आ जाता है सैलरी का हेड। मैं आपको सीक्वेंस में ही बहुत हद तक लेके जा रहा हूं, जिस सीक्वेंस में हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी की डेफिनेशन जब आप रीड करते हैं तो सैलरी की डेफिनेशन में यह सब दिया होता है, ये तो हमें पता ही है। इस सैलरी की डेफिनेशन में एक पॉइंट ऐड किया गया है। दे हैव एडेड वन मोर पॉइंट, यानी कि ये जो आइटम ऐड किया है इसे भी आपको ग्रॉस सैलरी में अब इंक्लूड करना होगा। यानी ये इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते वक्त सैलरी का हिस्सा बनने वाला है। क्या ऐड किया है इन्होंने, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड of an individual enrolled in अग्निपथ स्कीम in section 80 CCH। हम आगे जाके डिडक्शंस पढ़ेंगे, और जब डिडक्शंस पढ़ेंगे तो वहां एक नया सेक्शन डाला गया है 80 CCH, और उस सेक्शन के संदर्भ में ये एक पॉइंट सैलरी चैप्टर में सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। आपको इस पॉइंट को समझने के लिए पहले अग्निपथ स्कीम का मतलब समझना होगा। अगर आप करंट अफेयर से वास्ता रखते हैं, अपनी जीके स्ट्रांग रखते हैं, तो आपने अग्निपथ स्कीम के बारे में पिछले कुछ सालों में हमारे देश में बहुत सुना होगा। यह अग्निपथ स्कीम एक नया तरीके का स्कीम है जिसमें सरकार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनमें रिक्रूटमेंट्स कर रही है। जो रिक्रूटमेंट करने का तरीका है वो अग्निपथ स्कीम के थ्रू अब किया जा रहा है, जिस अग्निपथ स्कीम के अंदर 4 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। जिस भी पर्सन को रिक्रूट होना है इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तो उसे नौकरी दे दी जाती है इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में, और अगर वो नहीं कर पाता तो उसे कोई नौकरी नहीं मिलती है सरकार की तरफ से। एंड देयर बाय इस अग्निपथ स्कीम को लेके काफी न्यूज थी, काफी डिस्कशन था कि ये स्कीम कितनी सही है कितनी नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद जिसे एनरोलमेंट नहीं मिला वो क्या करेगा, उसके तो 4 साल इसमें चले गए हैं। इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट्स और फीचर्स भी डाले हैं, जिसके अंदर सरकार ड्यूरिंग दिस स्कीम ऑब्वियसली उस पर्सन को सैलरी देती है, वेजेस देती है कि आप नौकरी तो कर रहे हैं एक तरीके से सरकार की, क्योंकि जब 4 साल आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तब भी तो आप नौकरी कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको सैलरी वगैरह सब दी जाएगी। सैलरी के साथ साथ आपके नाम पे एक कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा जिसे अग्निवीर कॉर्पस फंड कहा जाएगा, और इस अग्निवीर कॉर्पस फंड में सरकार एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन डालेगी, एंड आपको जो सैलरी दी जा रही है उसमें से भी कुछ अमाउंट कट करके एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन डालेगी। आपको सुनने में लगना चाहिए सर दिस इज वेरी सिमिलर टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में भी आपने ऐसा ही पढ़ा है। प्रोविडेंट फंड जब हम पढ़ते हैं तो यही कहते हैं ना, एम्प्लॉयर एक कंट्रीब्यूशन डालेगा और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी में से काट के डाला जाएगा। तो वही चीज अग्निवीर कॉर्पस फंड में हो रही है कि समझो मैं 1 लाख की सैलरी दे रहा हूं अगर उस पर्सन को जो अग्निपथ में 4 साल काम कर रहा है, तो जब मैं उसे दे रहा हूं सैलरी तो उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट कट करूंगा, वो भी फंड में डालूंगा, एंड उसके सैलरी के ओवर एंड अबव सरकार और कुछ कंट्रीब्यूट करेगी। इस तरह से 2 कंट्रीब्यूशन होंगे, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दैट इज गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, और एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, सरकार का कंट्रीब्यूशन, इसे सैलरी में इंक्लूड करने की बात यहां कही है।
कि इसे पहले सैलरी हेड में इंक्लूड करना होगा, क्योंकि अगर 1 लाख की सैलरी दी और 30,000 का कंट्रीब्यूशन किया, समझो पर ईयर, एग्जाम्पल ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, 1 लाख का सैलरी है पूरे साल का और 30% कंट्रीब्यूट किया सरकार ने, तो एक्चुअली में तो एक तरह से उसे 1,30,000 मिले ना, जिसमें से 30,000 खाते में गए हैं और 1 लाख उसके हाथ में आए हैं। हालांकि 1 लाख भी हाथ में नहीं आते, क्योंकि 1 लाख में से 30,000 और कट कर लिया जाएगा एज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसके हाथ में कितने आएंगे 70,000, और खाते में कितने चले जाएंगे 60,000, 60,000, 30,000 एम्प्लॉयर की तरफ से और 30,000 एम्प्लॉय की तरफ से। तो एक तरह से उसकी सैलरी तो 1,30,000 हुई ना। तो हम क्या करते हैं, सैलरी लेते हैं 1 लाख और एम्प्लॉयर यानी सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं 30,000। इस तरह से ग्रॉस सैलरी 1,30,000 की दिखाई देगी, क्योंकि ये 30,000 भी ऐड करने को बोल दिया गया है। यहां पर तो ऐड करने बोल दिया है, लेकिन फिर आप आगे जाके जब ये सेक्शन पढ़ेंगे ATCCH, तो ATCCH के अंदर क्या बोला है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिल जाएगा और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिल जाएगा। यानी आप नंबर्स के थ्रू इसे इमेजिन करें। मैं आपके लिए अब थोड़ा सा इजी कर देता हूं, मैं साथ में ATCCH भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो साथ साथ कवर हो रहा है हमारा। गवर्नमेंट अग्निपथ में जो एनरोल्ड है, जब तक उसका परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हो जाता, उसे समझो 5 लाख रुपए देने वाला है पर ईयर। ये उसकी सैलरी है पर ईयर। रैंडम नंबर लिया है मैंने, बाकी स्कीम के अंदर कितना मिलता है क्या है वो आप आराम से जीके में पढ़ सकते हैं, वो एग्जाम में तो आपको दिया होगा ना क्वेश्चन के अंदर, 5 लाख पर ईयर। और गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसके फंड में हम 30% और कंट्रीब्यूट करेंगे, 30% और कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो 1.5 लाख और फंड में आएगा। 5 लाख का 30%, एंड इस 5 लाख का 30% इस पर्सन को भी कंट्रीब्यूट करना है, तो इसी में से 1.5 लाख काट लिया जाता है, एंड इस पर्सन के हाथ में जाता कितना है 3.5 लाख, और वो 1.5 लाख भी कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस तरह से फंड में और 1.5 लाख आ जाता है। ये एम्प्लॉय का और ये एम्प्लॉयर का, YER इज एम्प्लॉयर, YEE इज एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट। इस तरह से फंड में कितने पड़े 3 लाख और हाथ में कितने आ गए 3.5 लाख। तो जब आप कंप्यूटेशन करेंगे तो कंप्यूटेशन करते वक्त आप क्या बोलेंगे, जो सैलरी मिली है वो कितनी मिली है 5 लाख, सैलरी 5 लाख, उसमें से 1.5 लाख घटाएंगे नहीं, क्योंकि उसकी ग्रॉस सैलरी लेंगे आप 5 लाख प्लस कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। ये पॉइंट अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अमेंडमेंट हुआ ऐड करने को बोला है, कितना ऐड करेंगे आप 1.5 लाख। इस तरह से 6.5 लाख की क्या आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से क्या दिया जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 6 लाख की क्या हो जाएगी सैलरी, सैलरी इनकम कंप्यूटेड। ये सैलरी इनकम के अलावा समझो और कोई इनकम नहीं है, तो यही GTI हो जाएगा। GTI के बाद आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, डिडक्शन। जो डिडक्शन है वो कौन से सेक्शन में मिलेगा, ATCCH, जिसमें 2 डिडक्शंस हैं, एक एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉई का। एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का कितना, गवर्नमेंट का कितना 1.5 लाख पूरा मिल जाएगा, एम्प्लॉय का कितना 1.5 लाख वो भी पूरा मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। यानी कि आपकी नेट जो अमाउंट है वो कितनी बच के आएगी 3 लाख। दैट विल बी योर टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, वो आपकी 3 लाख की अमाउंट निकल के आएगी। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है ना, ये अज्यूम करके किया है कि आपने 115 BAC से ऑप्ट आउट किया है। समझाऊंगा मैं इसका मतलब, 115 BAC से ऑप्ट आउट करने का क्या मतलब है, ये 115 BAC पढ़ेंगे तब मैं रिपीट करूंगा। एक बार के लिए ऐसा समझो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो मिला वो ऊपर ऐड होता है और वो नीचे लेस भी हो जाता है, और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ नीचे क्या किया जाता है, लेस, क्योंकि वो पहले से सैलरी के अंदर है तो उसको फिर से ऐड नहीं करते, वो सैलरी के अंदर है, उसे सिर्फ क्या कर दिया जाता है, लेस। और ये ATCCH सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में प्रोवाइड किया जाता है। मैंने सिर्फ एक अजम्पशन लिया है, 115 BAC ऑप्टेड आउट है, उसका मतलब क्या है वो मैं आपको 115 BAC में समझा दूंगा, वो समझने के बाद इस क्वेश्चन को फिर देखना तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अब इसमें एक सवाल और आता है बच्चों का, सवाल ये आता है कि सर जब कंट्रीब्यूट किया तब तो समझ आ गया क्या करना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करना है और हर साल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों लेस हो जाना है। लेकिन सर जब 4 साल होंगे और 4 साल हो जाने के बाद इस फंड से मैं पैसा निकालूंगा
जैसे प्रोविडेंट फंड में मैच्योरिटी पे पैसा निकालते हैं, तब क्या होगा सर, जब मैच्योरिटी पे निकालूंगा तो गवर्नमेंट ने उसके लिए बनाया है 10-12C, और 10-12C में बोल दिया है कि जब भी आप इसे विड्रॉ करोगे 100% एग्जेम्प्ट है, सब कुछ पूरा विड्रॉल, 1 रुपया टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस कंट्रीब्यूशन पे ब्याज भी तो मिल रहा होगा, जैसे पीएफ में ब्याज मिलता है, वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होगा, 1 रुपया टैक्सेबल नहीं है, 100% एग्जेम्प्ट होगा सब कुछ। 10-12C के अंदर बोला है जब विड्रॉ किया जाएगा, और विड्रॉ तो वो 4 साल के बाद ही होगा एज पर द स्कीम, वो तो अग्निपथ स्कीम के ड्राफ्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमें तो सिर्फ यहां टैक्सेशन देखना है। इसका मतलब ये जो आपने डिस्कशन किया वो सेक्शन 17 रेड विथ 80CCH रेड विथ 10-12C के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। यहां पे समझा कि सैलरी में आएगा क्या, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, यहां समझा डिडक्शन मिलेगा किसका, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन, और यहां समझा विड्रॉल के वक्त सारी की सारी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। इस तरह से 3 चीजों की जब आप साथ में रीडिंग करते हैं तब हमें उसकी क्लैरिटी मिलती है। अब आप ये लैंग्वेज एक बार फिर से अगर खाली पढ़े तो आपको ये लैंग्वेज तो समझ आ जाएगी जो यहां पर हम पढ़ रहे थे, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर इन द अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल एनरोल्ड इन द अग्निपथ स्कीम रेफर टू इन 80CCH, जो 80CCH के अंदर हमें देखना है। तो बच्चों बेटर रहेगा 80CCH यहीं देख लेते हैं, यहीं साथ साथ में देख लेते हैं। तो हम 80CCH एक बार मैं जंप करके जाता हूं, क्योंकि अभी आपको पूरा का पूरा डिस्कशन किया है 80CCH का, तो हम डिडक्शंस वाले पेज पे सीधे आ जाते हैं। ये रहा आपका 80CCH, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम। 80CCH अग्निपथ स्कीम 2022 में लॉन्च की गई थी इंडियन यूथ को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूट करने के लिए। तो उसमें भी अगेन बहुत सारी एज क्राइटेरियाज है, बहुत सारी कंडीशंस है, वो पूरी होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर कॉर्पस फंड यानी एक ऐसा फंड जिसमें कंसोलिडेट किया जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ द अग्निवीर यानी एम्प्लॉय एंड द मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन बोथ दिस कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उस पे ब्याज, अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन उस पे ब्याज। फीचर्स क्या है, 30% ऑफ इस मंथली कस्टमाइज्ड अग्निवीर पैकेज कंट्रीब्यूट किया जाता है इस फंड के अंदर, और गवर्नमेंट भी उतना ही मैचिंग अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है, और इनको इंटरेस्ट पे किया जाता है जो टाइम टू टाइम अप्रूव किया जाता है। तो वो तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस, उसके हिसाब से सरकार अनाउंस करती है। अब 80CCH क्या कहता है कि जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा। CCH सबसेक्शन 1 provides a deduction for the amount paid or deposited by the assessee being an individual enrolled in the Agnipath scheme subscribing to the fund on or after 1/11/22 in his account in the Agniveer Corpus Fund। यानी CCH 1 के अंदर एम्प्लॉय का डिडक्शन मिलता है। CCH 2 the whole amount of contribution made by government is allowed as deduction। CCH 2 के अंदर एम्प्लॉयर का डिडक्शन मिलता है गवर्नमेंट का। फिर नीचे क्लियर किया है द एंटायर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी, ये हमने अभी पढ़ लिया। हाउएवर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCH 2 वुड बी अवेलेबल, यानी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन पहले ऐड होता है और फिर GTI के बाद लेस होता है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन GTI के बाद सिर्फ लेस होता है। हालांकि इसमें कुछ 115 BAC का लिंक है, वो 115 BAC का लिंक अभी मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो 115 BAC के साथ आपको पढ़ाऊंगा। नीचे क्लियर किया है एग्जेम्पशन ऑन पेमेंट ऑफ अग्निवीर कॉर्पस फंड्स टू दैट पर्सन और हिज नॉमिनी। ऐसा हो सकता है ना कि अग्निवीर की ड्यूरिंग दैट टेन्योर डेथ हो गई, तो एज पर द पॉलिसी वो सारा पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, उसके लीगल हेयर को या जो नॉमिनी उसने बताया होगा उसे मिल जाएगा। उनके हाथ में 100% एग्जेम्प्ट होगा, 100%। एनी पेमेंट मतलब दैट कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, द कंट्रीब्यूशन बाय द अग्निवीर और इंटरेस्ट ऑन बोथ द कंट्रीब्यूशंस 100% एग्जेम्प्ट होगा जब भी वो दिया जाएगा, 1 रुपया टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको यहां और दिया है, बट ये क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, जब हम 115 BAC पढ़ लेंगे तब हम इसे करेंगे, क्योंकि तब ये आपको और क्लियर होगा। तो ये पूरा डिस्कशन हमने एक बार के लिए कवर किया, क्योंकि हम सैलरी के अमेंडमेंट्स पढ़ रहे थे, और सैलरी के अमेंडमेंट्स में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जिसका पीछे सारा लिंक आ रहा था, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सैलरी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा अमेंडमेंट जो सैलरी चैप्टर में किया है, दूसरा अमेंडमेंट क्या किया है,
रेंट फ्री एकोमोडेशन के रिलेटेड। रेंट फ्री एकोमोडेशन, सर रेंट फ्री एकोमोडेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट परक्विजिट हुआ करता है। इसमें क्या हुआ है सर? रेंट फ्री एकोमोडेशन में आपने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, पहले तो उसका बैकग्राउंड समझ लो। और रेंट फ्री एकोमोडेशन या कंसेशनल एकोमोडेशन में आपने पढ़ा होता है कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने रहने के लिए जगह दी है, घर दिया है, और वो घर हो सकता है वो ओन करता हो सकता है उसने खुद भाड़े पे लिया हो। और जब वो आपको रहने के लिए इस तरह से घर देता है तो देखा जाता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। अगर हां तो जो रूल्स के तहत लाइसेंस फीस होती है वो ही आपकी परक्विजिट वैल्यूएशन हो जाती है। और अगर आपसे कुछ रिकवर कर लिया तो उसे आप लेस कर देते हैं कि अगर लाइसेंस फी 1000 रुपए पर मंथ थी, 5 महीने के लिए घर दिया था और 500 रुपए रिकवर कर लिए, तो 1000 माइनस 500, 500 इंटू 5, 2500 ग्रॉस सैलरी में डाल दिया जाएगा। दैट इज वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, तो आपने पढ़ा होता है कि सर पहले ये चेक करो, इज इट एन एम्प्लॉयर ओन्ड एकोमोडेशन और इज इट एन एकोमोडेशन विच इज टेकन ऑन लीज बाय द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लेके मुझे रहने के लिए दिया है या एम्प्लॉयर ओन करता है। तो आपको बहुत क्लियरली पढ़ाया जाता है कि ये देखो, अगर एम्प्लॉयर ओन करता है कि जिस सिटी में वो घर है उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है एज पर 2001 सेंसस, एज पर 2001 सेंसस। और वो पॉपुलेशन में आपको लिमिट्स पढ़ाई होती है 10 लाख, 25 लाख, और उन लिमिट्स के तहत आपने 7.5%, 10%, 15% ऑफ सैलरी को वैल्यू ऑफ परक्विजिट बनाया होता है। और अगर एम्प्लॉयर हैज टेकन इट ऑन लीज, रेंट पे लिया है और फिर आपको दिया है, तो आपको कहा जाता था कि पॉपुलेशन मैटर नहीं करती, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर, वो आपका वैल्यू हो जाता है। ये आपको बताया जाता था। इसमें नंबर्स बदल दिए गए हैं। पढ़ते वक्त भी आपको लगता होगा ना, ये सर 2001 का सेंसस काहे को ले रहे हैं, 2011 का सेंसस तो आ चुका है ना, 2021 का नहीं आया। मानते हैं कोविड की वजह से तो आप लेटेस्ट नहीं ले पा रहे, बट 2011 तो लो। कैपिटल गेन के चैप्टर में जब रूरल लैंड और अर्बन लैंड देखने जाते हैं तब 2011 का सेंसस लेते हैं ना, लेटेस्ट सेंसस लेते हैं 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर का एरिया देखने के लिए। तो सर यहां सैलरी चैप्टर में 2001 का, इसका मतलब कहां बनता है? एंड देयर बाय गवर्नमेंट ने यहां अमेंडमेंट करना जरूरी समझा। और अभी सितंबर के महीने में, 20 साल में सितंबर 2023 के महीने में इन्होंने यहां अमेंडमेंट करके फ्रेश रेट्स दी है ऑन द बेसिस ऑफ 2011 का पॉपुलेशन, और उन रेट्स में रिलैक्सेशन भी किया है। इसका मतलब इस अमेंडमेंट से सैलरी वालों को फायदा हुआ है जिन्हें एकोमोडेशन एम्प्लॉयर से मिली है, क्योंकि रेट्स में कमी लाई गई है। रेट्स में कमी लाना मतलब परक्विजिट वैल्यू छोटा आएगा, परक्विजिट वैल्यू छोटा आएगा यानी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेस कम होंगे, एंड इस तरीके से बेनिफिट है। ये तो लैंग्वेज दी है मैंने आपको, ये आपके कोई काम की नहीं है। पुरानी लैंग्वेज क्या थी, नई लैंग्वेज क्या है, दैट इज इररिलेवेंट। व्हाट मैटर्स इज दिस, ये आपके लिए मैटर करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में। आपने क्या अभी तक पढ़ा था वो यहां दिया है मैंने आपको। इफ इट इज एन एम्प्लॉयर ओन्ड एकोमोडेशन, तो क्या पढ़ा होता है आपने? 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से ज्यादा है 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी, एंड 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। सैलरी किस पीरियड की लेते हैं? फॉर द पीरियड फॉर विच द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है जिस टेन्योर के लिए वो लेते हैं, जिसमें सैलरी की एक डेफिनेशन होती है, जिसमें आप बेसिक सैलरी लेते हैं, डियरनेस अलाउंस का परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट लेते हैं फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, सारे मॉनेटरी पेमेंट्स लेते हैं, टैक्सेबल अलाउंसेस लेते हैं, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स नहीं लेते, प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेते, इनकम टैक्स नहीं लेते, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं लेते। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है, वो पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी ही है। लेकिन ये जो आपने रेट्स पढ़े थे ये अब काम के नहीं है। नए रेट्स क्या हैं? पॉपुलेशन 15 लाख तक हो तो 10 लाख हटा के 15 कर दिया है, रेट सिर्फ 5% है, 7.5 की जगह 5। पॉपुलेशन 15 से ज्यादा है, 40 तक है तो 7.5, पॉपुलेशन 40 से ज्यादा है तो 10%, यानी कि जो रेट है वो 2.5% और 5% से कम कर दिया है। 5, 7.5 और 10
एंड जो पॉपुलेशन थी 10 लाख और 25 लाख की लिमिट्स, उसकी जगह 15 लाख और 40 लाख ये चेंज किया है। बाकी सब वैसे ही होगा, लगाना उसी सैलरी पे है, माइनस पेड बाय एम्प्लॉय जो होगा वो लेस करना है। और अगर फर्नीचर भी दिया है तो फर्नीचर तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस में भी वही करना है, उसमें कोई फर्क नहीं है। एंड टेकन ऑन लीज है तो पहले आप क्या पढ़ते थे सर, एक्चुअल अमाउंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, अभी भी वही करना है, लेकिन 15% की जगह क्या हो जाएगा 10%। दैट्स इट, इतना ही अमेंडमेंट हुआ है, बट बड़ा मटीरियल अमेंडमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। लेस कर देना है कोई भी रेंट जो एक्चुअली एम्प्लॉय से आपने पे कराया होगा, उसे आपको रिड्यूस करना होगा। कंफर्मेशन के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, एक एम्प्लॉयर ओन्ड एकोमोडेशन का और एक एकोमोडेशन टेकन ऑन हायर। क्वेश्चन साथ साथ में फटाफट देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, नौकरी कर रहे हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर। उन्हें रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है मुंबई में, ऐसी जगह दी होती है तो वहां पॉपुलेशन नहीं भी दिया क्वेश्चन में तो समझ जाना होता है हाईएस्ट है, 40 लाख के ऊपर चले जाना, 40 लाख के ऊपर, क्योंकि अब लिमिट 15 और 40 है तो 40 के ऊपर चले जाओगे। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, बेसिक सैलरी दी है, डियरनेस अलावेंस और परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट कितना है 30%, बोनस दिया है। इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1/4/23, he occupied the same only from 1/11/23। तो आपके लिए काम की डेट तो ये हो गई ना, क्योंकि सैलरी खाली उतने ही पीरियड की ली जाती है जितने टाइम आपने अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया था, क्योंकि तभी तो आपको बेनिफिट मिला। तो 1/11/23 से लेके 31/3/24, यानी कितने महीने हो जाते हैं 5 महीने, 5 महीने की सैलरी ली जाएगी, जिसपे 5%, 7.5%, 10% या फिर 10% और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस में भी करना होगा। Compute the value of perquisite if ABC Limited has taken this accommodation on a lease rent. This is not a question of company owned accommodation. This is a question of employer has taken it on lease. यानी सबसे इजी तो पहले 1200 इंटू 5 हो गया 6000, ये एक नंबर तो फिक्स हो गया, और दूसरा नंबर क्या होगा 10% ऑफ सैलरी। इन दोनों में से क्या करना होगा, विच एवर इज लोअर। फिर लिखा है मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे अ रेंट ऑफ 1000 पर मंथ टू द कंपनी, जो भी विच एवर इज लोअर आया उसमें 1000 इंटू 5 करना होगा। दैट्स इट, काम हो जाएगा हमारा। जिसमें आपको सैलरी निकालनी है तो सैलरी निकालने के लिए क्या करोगे, बेसिक सैलरी पूरी लोगे 9000, डियरनेस अलावेंस 600 लोगे, खाली परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट बोनस पूरा 1500 लोगे। इतना ही दिया है क्वेश्चन में, तो 9000 प्लस 600 9600 प्लस 1500 11100 का अमाउंट आएगा। 11100 इंटू 5 55500, 55500 का 10%, तो दैट विल बी 5550। तो 5550 सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोअर है, उसमें से 5000 लेस हो गया, तो 550 आंसर आ गया, विच विल बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी। ये आपको पूरा सोल्यूशन करके दिया है, आप आराम से पॉज करके इसे रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने क्विकली डिस्कस कर लिया, क्योंकि आराम से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये एक क्वेश्चन कराया आपको लीज पे लिया तब। दूसरा एक क्वेश्चन और है, इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन है, मिस्टर पुष्कर अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ज्वाइंड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1923, 1/9/23 को ज्वाइन किया है, गेट 60,000 इज बेसिक पे। ध्यान रखना 60,000 पर मंथ नहीं बोला है, 60,000 इज बेसिक पे बोला है, मतलब कि 1/9/23 से 31/3/24 की टोटल सैलरी दी है 60,000, 6,000 कमीशन मिला, 4,000 का बोनस मिला, 6,000 का यूनिफॉर्म अलावेंस मिला। लेकिन ये जो 6,000 का यूनिफॉर्म अलावेंस मिला है, इसमें से 60% इज स्पेंड फॉर यूनिफॉर्म। तो हमने ये पढ़ा होता है 10-14 में, जितना स्पेंड कर देते हो उतना एग्जेम्प्ट हो जाता है, जो नहीं करते वो टैक्सेबल है। तो 66,000 इंटू 40%, 2400 टैक्सेबल होगा। 12,000 इज कन्वेयंस अलावेंस, कन्वेयंस अलावेंस में भी सेम पढ़ा होता है, जितना स्पेंड कर दोगे उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 12,000 का 30%, 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा। एंटरटेनमेंट अलावेंस 5,000 का, ये फुली टैक्सेबल ही होता है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन अ प्लेस where the population is more than this, less than this, between this, determine the value of rent free accommodation। खाली rent free accommodation पूछा है, तो आपको तीनों केस पूछे हैं ना, तो तीनों केस है, तो यहां क्या हो जाएगा 10%, यहां क्या हो जाएगा 5%, और यहां क्या हो जाएगा 7.5%। किसका करना है, सैलरी का। तो सैलरी में 60,000 बेसिक पे पूरा आ गया, पूरे के पूरे जो 7 महीने का होगा, सितंबर से लेके मार्च का। 6,000 पूरा कमीशन आ गया, बोनस पूरा 4,000 आ गया, एनी मॉनेटरी पेमेंट इज इंक्लूडेड। टैक्सेबल अलावेंस 2400 आया, टैक्सेबल अलावेंस 3,000 आया, और टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलावेंस 5,000 आया। एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, और ये क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं,
इसीलिए उसकी तो कोई बात ही नहीं की, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है। सीधे 80,400 आ गया। ये 80,400 10%, 7.5% या 5%, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से लगा दी जाएगी। वेरी सिंपल, इतना ही चेंज है, बट मटेरियल चेंज है। ये आपका सैलरी चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। एक और चैप्टर हमने क्लोज किया। सैलरी चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, देयर आर नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं किया गया है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। नेक्स्ट आ जाता है पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर कुछ छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं, कुछ बड़े बड़े चेंजेस भी हुए हैं। सीक्वेंस में इन्हें देख लेते हैं कहां कहां क्या क्या बदला गया है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 28 का एक क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन सेक्शन नंबर 28। सेक्शन 28 के क्लैरिफिकेशन में क्या हुआ है? सेक्शन 28 आपको पता है चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत सारे क्लॉजेस लिखे हैं। उनमें से एक क्लॉज आपने पढ़ा होता है कि अगर सर किसी भी तरह का बेनिफिट या परक्विजिट मिलता है इन काइंड, तो फिर उस केस में उसे पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दिया जाता है। जैसे कि मैं कोई प्रोफेशन कर रहा हूं, मैं टीचिंग का प्रोफेशन कर रहा हूं, टीचिंग के प्रोफेशन में मैं फीस चार्ज करता हूं। फीस चार्ज करने के अलावा बच्चे ने मुझे किसी तरीके का गिफ्ट दिया, बेनिफिट दिया कि सर ये गिफ्ट भी रखो, आपने बहुत अच्छे से कराया, गिफ्ट भी रखो। फीस ही मांगी थी मैंने, पर उसने गिफ्ट भी दिया, बच्चे ने अपनी इच्छा से दिया। क्या वो जो गिफ्ट दिया वो भी मेरे लिए टैक्सेबल होता है? यस। उस गिफ्ट की क्या करनी पड़ती है? वैल्यूएशन। तो समझो गिफ्ट 5,000 था, तो 5,000 मेरे पीजीबीपी में इंक्लूड किया जाएगा और वो भी मेरे लिए टैक्सेबल होगा। इसका रेफरेंस 194R में भी आता है, क्योंकि 194R में इस तरीके के बेनिफिट या परक्विजिट जो दिए जाते हैं उस पे 10% टीडीएस काटना होता है। ये भी हम जानते हैं 194R में। तो इस पॉइंट को लेके कुछ इश्यूज हुए और कुछ लिटिगेशंस हुए, जिसमें कुछ जजमेंट्स सरकार की सोच के विपरीत गिरे, उल्टे गिरे, एंड इसीलिए सरकार ने क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट किया और एकदम क्लैरिफाई कर दिया कि हमारा मतलब ये था। हुआ क्या, कुछ लोगों ने यह सवाल पूछना शुरू किया, इन काइंड मिले कोई बेनिफिट या परक्विजिट तो कवर होता है, बट व्हाट अबाउट इन कैश मिले, या व्हाट अबाउट पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड, या व्हाट अबाउट काइंड में तो मिला लेकिन वो कन्वर्टिबल इनटू मनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न का गिफ्ट वाउचर दे दिया, तो अमेज़न का गिफ्ट वाउचर तो कन्वर्टिबल नहीं होता है, वो तो आपको गिफ्ट ही खरीदना पड़ता है। ये नहीं कि अमेज़न से जाके कैश निकाल लो। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि किसी ने कोई गिफ्ट वाउचर दिया और बोला जाके एनकैश कर लो, ये ऑप्शन भी मिलता है डीलर बिजनेस में। तो ऐसी सिचुएशंस में भी क्या वो सेक्शन 28 में कवर होके टैक्सेबल होगा? तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि देखो भाई, इन कैश हो, इन काइंड हो, पार्टली इन कैश हो, पार्टली इन काइंड हो, वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह का बेनिफिट या परक्विजिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन मिला है तो सेक्शन 28 में वो टैक्सेबल है। इधर उधर की फालतू बातें मत करो, ये इन्होंने क्लैरिफाई किया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो क्या लिखा था 28 के क्लॉज 4 में, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नॉट arising from business or profession shall be chargeable to the tax under the head PGBP। ये तो था ही, अब इन्होंने अमेंड करके क्लैरिफाई किया। असेसमेंट ईयर 24-25 से shall apply whether the benefit or perquisite is convertible into money or not। In other words, after the amendment, it will also apply to cases where the benefit or perquisite is provided in cash or in kind or partly in cash or partly in kind। ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे कवर कर लिए जाएंगे। ये सेक्शन नंबर 28 के अंदर इन्होंने क्लैरिफाई किया है। छोटी सी बात है बट एमसीक्यू में आपको इजीली पूछी जा सकती है। देन आ जाता है सेक्शन 35D। 35D में एक सिग्निफिकेंट चेंज किया गया है, चेंज छोटा सा है। 35D पहले तो क्या होता है, एमोटाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। इंडियन कंपनी हो या कंपनी नहीं हो पर रेसिडेंट हो, तो हमने पढ़ा होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसे कमेंस करने से पहले जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज ये सब ली जाती है, उसका जो खर्चा होता है वो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस कमेंसेस। यहां आपने 35D पढ़ते वक्त एक बड़ी बात पढ़ी होती है कि यह खर्चा जो डिफाइन किया है सेक्शन में वो या तो असेसी ने किया होना चाहिए या किसी ऐसी कंसर्न ने किया होना चाहिए
विच इज अप्रूव्ड बाय सीबीडीटी, बोर्ड ने उसे अप्रूव किया होना चाहिए। तो या तो असेसी ने किया होना चाहिए या सीबीडीटी ने जिसे अप्रूव किया है उसी कंसर्न ने किया होना चाहिए। अगर किसी ऐसी कंसर्न ने किया है जो बोर्ड के अप्रूव्ड नहीं है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा और सेक्शन 35D में उसका डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से कुछ हार्डशिप्स हो रही थी कि यार खर्चा तो किया ही है ना मैंने, अब बोर्ड ने हर एंटिटी को तो अप्रूवल दिया नहीं है, तो फिर उस केस में मुझे डिडक्शन ही ना दो, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। मेरे पास सबूत है ना, मेरे पास बिल्स है कि मेरे ये खर्चे हुए थे, भले एक अनअप्रूव्ड कंसर्न ने किया हो तो क्या हो गया। तो सरकार ने इस हार्डशिप को रिमूव करने के लिए 35D में अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके बोला अब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी अप्रूव्ड बोर्ड द्वारा ही, अप्रूव्ड बोर्ड द्वारा जो कंसर्न होगा उसी द्वारा आपको खर्चा कराना है। कैसे भी खर्चा कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हम एक शर्त क्या लगा रहे हैं कि अब से आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें आपको सारे पर्टिकुलर्स, सारी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे आप आराम से डिडक्शन ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टेटमेंट आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम के 1 महीने पहले तक देनी होगी, यानी वही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट। अगर आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 31 अक्टूबर है तो 30 सितंबर तक देनी है, 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए 30 सितंबर 2024 तक देना होगा ये स्टेटमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिकली ही देना है। उसका एक फॉर्म प्रिस्क्राइब कर दिया है गवर्नमेंट ने, उस फॉर्म में आपको डिटेल्स फिल करनी है, इतना करना है और फिर खर्चा ले लो। भले वो कंसर्न अप्रूव्ड बाय बोर्ड था या नहीं, वो मैटर नहीं करता। दैट्स इट, इतना ही बदला गया है। तो आपको जो लैंग्वेज पहले दी थी वो यहां मैंने लिख के दिया, वो खाली आप रीड कर सकते हो। तो यहां पे वो मेन लाइन पढ़ रहा हूं, असेसी हिमसेल्फ और बाय अ कंसर्न विच इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड। ये लाइन डिलीट कर दी है, ये हटा दी है, बोले ये नहीं चाहिए। इन ऑर्डर टू ईज द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग अमोर्टाइजेशन सेक्शन 35D हैज बीन अमेंडेड to remove the condition of activity in connection with these expenses to be carried out by a concern approved by the board। ये लाइन हटा दी, बोले तुम खुद खर्चा करो, सीसी से भी कराओ, कोई बात नहीं। इंस्टेड आपको एक स्टेटमेंट फर्निश करना होगा जिसमें पर्टिकुलर्स वगैरह जिस फॉर्म में, जिस मैनर में हम कहेंगे वैसे करना है। एंड देयर बाय गवर्नमेंट ने ये रूल डाला है और कहा है कि स्टेटमेंट आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम के 1 महीने पहले करना होगा। दैट इज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ कर दो, और वो सही भी है ना, उसमें सब कुछ फाइनलाइज हो गया होता है और उसके बेसिस पे कर दो। फॉर्म नंबर कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिकली करना है, वो सब प्रोसीजरल पार्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया जाता है। वो आप देखते ही हो जब आप आर्टिकलशिप वगैरह करते हो, तो ये सारी चीजें आप खुद ही देख लेते हो जब भी किसी का ऑडिट वगैरह करने जाते हो। इसीलिए वो सब कुछ नहीं दिया, क्योंकि ऐसे बहुत फॉर्म्स होते हैं। जैसे इसका फॉर्म नंबर 3AF है जो इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना है, नोटिफाई कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये सेक्शन 35D का छोटा सा चेंज हो गया। देन इसके बाद कहां चेंज किया गया है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। इन सेक्शंस के बारे में आप जानते हो, ये पहले ही जरूरी होते हैं और इनमें अमेंडमेंट यानी ये और जरूरी हो गए। 44AD, 44ADA एंड 44AE, ये आपकी प्रिजम्पटिव स्कीम्स होती है। जिन तीनों सेक्शंस में आपने कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हुए इन असेसीज को कहा होता है कि अगर आप इस स्कीम में आ गए, विच इज अ चॉइस, तो आपको बुक्स मेंटेन नहीं करनी, ऑडिट नहीं करानी, और जैसा हमने फ्लैट टैक्सेशन कहा वैसा कर दो तो आपका काम हो गया। आसान किया है छोटे बिजनेसेस के लिए। 44AD में आपने पढ़ा होता है 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 8% या 6% एज द केस में भी टर्नओवर पे लगा दो। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF और रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है, LLP के लिए नहीं होता और बाकियों के लिए नहीं होता। 44ADA आपने पढ़ा होता है स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों के लिए, और स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों के लिए क्या होता है, अगर 50 लाख तक की ग्रॉस रिसीट है तो उस पर सीधे 50% लगा दो, 50%, और वही आपका PGBP हो जाएगा, जो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है। LLP नहीं आता और बाकी HUF वगैरह भी नहीं आते। 44A पढ़ा होता है जो सारे असेसीज के लिए होता है, और सारे असेसीज के लिए बोला होता है कि वो जो व्हीकल है वो अगर 10 व्हीकल तक है ओन्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस केस में हैवी या अदर देन हैवी में क्लासिफिकेशन करो, और क्लासिफिकेशन करके प्रिजम्पटिव टैक्सेशन निकाल दो कि अदर देन हैवी पे 7500 पर मंथ पर व्हीकल, और जो हैवी गुड्स व्हीकल है उसके अंदर 1000 रुपए पर टन
per vehicle per month or part of the month during which it is owned. ये आप करते हैं, ये तो आपको पता है, मैंने आपको खाली बैकग्राउंड वापस ध्यान में दिलाया। 44 AD और 44 ADA में अमेंडमेंट किया गया है, AE में नहीं किया, AE वैसे का वैसे ही है, AD और ADA में अमेंडमेंट किया है। और AD में जो 2 करोड़ की लिमिट है उसे बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है, एंड ADA में जो 50 लाख की लिमिट है उसे बढ़ा के 75 लाख 75 लाख कर दिया है। तो 2 करोड़ का 3 करोड़ एंड 50 लाख का 75 लाख कर दिया है। पर रुको, सीधे 2 करोड़ का 3 करोड़ हो गया ऐसा नहीं है, सीधे 50 लाख का 75 लाख हो गया ऐसा भी नहीं है। अभी भी लिमिट 2 करोड़ और 50 लाख ही मानी जाएगी इन जनरल सेंस। तो फिर सर ये लिमिट बढ़ाने का मतलब, ये लिमिट बढ़ाई गई है अगर आप एक कंडीशन पूरी कर देते हैं तो यू शैल सैटिस्फाई वन कंडीशन एंड तभी ये लिमिट बढ़ाई जाएगी। और वो लिमिट बढ़ाने की कंडीशन क्या है? अगर आपने आपकी बिजनेस के जो टर्नओवर रिसीट्स हैं, टर्नओवर रिसीट्स, वो टर्नओवर रिसीट्स का 95% नॉन कैश मोड से रिसीव किया है या उससे ज्यादा, मतलब कि 5% तक कैश चलेगा, 5% से ज्यादा कैश नहीं चलेगा। 95% से ज्यादा बिजनेस आपका नॉन कैश मोड में होना चाहिए। व्हेन वी से नॉन कैश मोड, वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट पे, चेक, डीडी, ईसीएस एंड प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्योंकि बेरर चेक और क्रॉस चेक को भी कैश माना जाता है, बेरर चेक और क्रॉस चेक को भी कैश माना जाता है। ये बात पहले से थी ही, आपने 44 AB में पढ़ी हुई है ये बात। क्योंकि वो जो 10 करोड़ की लिमिट हो जाती है बिजनेसेस के लिए, वहां पर भी तो 5% की लिमिट थी रिसीट्स और पेमेंट्स पे, एग्रीगेट रिसीट्स और एग्रीगेट पेमेंट्स पे, टर्नओवर नहीं, यहां तो टर्नओवर बोल रहा हूं मैं। तो वहां पहले से आपको ये बात पता है, वही बात यहां डाली गई है, लेकिन टर्नओवर रिसीट्स की। तो मतलब कि अब आप कहोगे सर लिमिट 2 करोड़ है लेकिन 3 करोड़ हो जाएगी इफ अप टू 5% इज कैश। किसका? टर्नओवर का, टर्नओवर का, ठीक है। और वहीं 50 लाख जो थी वो 75 लाख हो जाएगी इफ 5% है कैश ऑफ द टर्नओवर। ये चेंज किया गया है। तो आप इस चेंज के लॉजिक्स को समझने के लिए ये क्वेश्चन देख सकते हो, इससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। एक मिस्टर प्रवीण है, रिटेल ट्रेड करते हैं, उनका इतना टर्नओवर है, तो बिजनेस है, बिजनेस तो दिमाग में 44 AD चल रहा है, रिटेल बिजनेस है, ट्रेड कर रहे हैं ना। 2 करोड़ 98,50,000 का उनका टर्नओवर है। अगर आपको मैं ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए पढ़ाता तो आप सीधे क्या बोलते? कराओ ऑडिट। अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी 44 AB की तो नहीं, अदरवाइज तो ऑडिट कराओ, और 44 AD जैसी कोई स्कीम नहीं है। लेकिन अब आप क्या बोलोगे? रुको, एक कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप अपनी इच्छा से 44 AD ऑप्ट कर सकते हो। तो अमाउंट रिसीव्ड इन कैश इज 14 लाख एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिल गया है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक 31 अक्टूबर तक 14 लाख कैश में मिला है। तो अगर 14 लाख कैश में मिला है तो 14 लाख डिवाइड बाई 2 करोड़ 98,50,000 करोगे तो वो अगर 5% से ज्यादा आया तो लिमिट ब्रीच हो गई, 5% तक आया तो लिमिट सैटिस्फाई हो गई। हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस एज पर बुक्स इज 15 लाख, बुक्स के तहत 15 लाख है जो आपने पीजीबीपी चैप्टर के हिसाब से निकाली है। रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम एंड दिस असेसमेंट ईयर 23-24 was the first year for which he declared his business income as per 44 AD। ये क्यों दिया होगा? क्योंकि आप जानते हो 44 AD में अगर किसी एक साल ऑप्ट करते हो तो आने वाले 5 साल ऑप्ट करना पड़ता है, और अगर आने वाले 5 साल में से किसी भी साल ऑप्ट नहीं किया तो उसके आने वाले 5 साल ऑप्ट कर नहीं सकते। इसीलिए ये कंडीशन आपको बताइए कि पिछले साल ऑप्ट किया था। अब पहला क्वेश्चन पूछा है, इज मिस्टर प्रवीण एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव फॉर असेसमेंट ईयर 24-25? तो 14 लाख डिवाइड बाई 2 करोड़ 98,50,000 करते हो, 3 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वो 5% से ज्यादा नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? यस। इफ सो डिटरमाइन इज इनकम, इनकम डिटरमाइन करो। तो आपको क्या किया गया? 14 लाख कैश में आया है और बाकी प्रिस्क्राइब मोड से आया है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो वो जो अमाउंट है 14 लाख की, उस पर 8% लगाओगे और जो बाकी अमाउंट है उस पर 6% लगाओगे। इस तरह से आपका डीम्ड पीजीबीपी कितना हो गया? 18,19,000, जबकि बुक्स के हिसाब से कितना आ रहा था? 15 लाख। तीसरा क्वेश्चन, इन केस मिस्टर प्रवीण वांट्स टू डिक्लेयर प्रॉफिट एज पर बुक्स, व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन? तो आपको क्या कहा है?
उसने पिछले साल प्रिजम्पटिव किया था, और अगर इस साल वो बुक्स के तहत गया तो आने वाले 5 साल ही वुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम, एंड इसीलिए फिर उसे क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, बुक्स, और क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर बोथ ऑप्शंस। दोनों ऑप्शंस में जाने पे क्या होगा, देखो एक में जाने पे ऑडिट होगी और एक में जाने पे ऑडिट नहीं होगी। अगर आप 44AD में गए तो ऑडिट नहीं होगी, तो 31 जुलाई हो गया, और अगर आप 44AD में नहीं गए, बुक्स के हिसाब से गए, 15 लाख की इनकम दिखाई, तो ऑडिट होगी, तो 31 अक्टूबर हो गया। ये तो सिर्फ हेल्पिंग क्वेश्चंस थे, सिर्फ आपको एक मास्टर क्वेश्चन आपकी स्टडी मटेरियल का ही है, उसे कवर कराने के लिए दिया था। बाकी सिंपल सी बात है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ये आपका मेन अमेंडमेंट वाला पार्ट है, बाकी तो सब डुएबल है। ये एक और हमारा पीजीबीपी का अमेंडमेंट हो गया, और अब हम आ जाते हैं हमारे पीजीबीपी के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट पे। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट तो यही है, 43B सेक्शन के अंदर एक 9th पॉइंट ऐड किया गया है। 9th पॉइंट, क्योंकि पहले से 8 पॉइंट तो थे ही, और आप 8 जानते हो, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम एक 9th पॉइंट ऐड किया गया है, उसकी बात कर रहे हैं। 43B पहली बात तो है क्या, बैकग्राउंड क्या है, बेस क्या है, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। 43B आप तभी पढ़ते हो जब जिस एसएससी की बात कर रहे हो वो अपनी बुक्स एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करता है, एक्रूअल बेसिस पे, मर्केंटाइल बेसिस पे। तो आप क्या कहते हो कि 43B में जो लिखे हुए 8 पॉइंट्स हैं, वो 8 पॉइंट्स एक्रूअल बेसिस पे अलाउ नहीं किए जाएंगे, वो तभी अलाउ किए जाएंगे जब आपने उन्हें पे कर दिया होगा। हालांकि पे करने की डेट क्या होती है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) तक पे कर दिया तो जिस प्रीवियस ईयर का खर्चा है उसी प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा, और अगर वो लेट हो गया तो फिर अब जिस प्रीवियस ईयर में पे करोगे उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। यह बात 43B का कोर था, वो अभी भी वैसा ही है, उन 8 पॉइंट्स में अभी भी वैसा ही है। एक 9th पॉइंट ऐड करके एक नया डायनेमिक ऐड किया है। ये 9th पॉइंट बाकी 8 पॉइंट से काफी अलग है, क्योंकि यहां पर जो लॉ है वो भी अलग है। तो ये 9th पॉइंट क्या है, क्यों है, वो समझते हैं। 9th पॉइंट में कहा गया है, इन ऑर्डर टू प्रमोट टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज। आपने एमएसएमई के बारे में तो सुना होगा, MSMED एक्ट 2006 के तहत 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, जिसमें से हम यहां 2 की बात कर रहे हैं, माइक्रो और स्मॉल। अगर किसी माइक्रो और स्मॉल को आपको कोई पेमेंट करना है, तो माइक्रो और स्मॉल का मतलब ये गया छोटी कंपनियां हैं, और छोटी कंपनियों को सरकार प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि बड़ी कंपनियां उन्हें खा जाएगी, खत्म कर देगी, और असली एम्प्लॉयमेंट वॉल्यूम में तो ये छोटी छोटी कंपनियां जनरेट करती है, रोजगार देती है देश में, एंड देयर बाय इस माइक्रो और स्मॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए 43B में ऐसा कहा जाने वाला है कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो किसी माइक्रो या स्मॉल को, तो उसे समय पे करो। अगर उसे समय पे नहीं करोगे, जो हम बताएंगे, तो आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। डिडक्शन नहीं दिया जाएगा तो अपने आप लाइन पे आओगे और समय पे करोगे। समय पे करोगे तो सरकार का काम हो गया, क्योंकि माइक्रो और स्मॉल वाले को जल्दी पैसा मिल गया, उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज नहीं हुआ। क्योंकि माइक्रो स्मॉल वाले की यही प्रॉब्लम होती है, मेरा पैसा घूम नहीं रहा, मेरा पैसा क्रेडिट साइकिल में अटक गया है, एंड इस वजह से जो मेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी वो करने में मुझे लोन उठाना पड़ रहा है, एंड उसी लोन की वजह से तो मैं दब के एक दिन ट्रैप में फंस जाता हूं। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा माइक्रो और स्मॉल को समय पे पेमेंट कराना है, तो उसके लिए जो पेयर है उसे 43B में शामिल कर दो। 43B में जैसे ही वो शामिल होगा उसे समय पे पेमेंट करना होगा, नहीं तो हम उसे डिडक्शन नहीं देंगे। तो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रमोट टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज द अबव प्रोविजन हैज बीन अमेंडेड। अबव प्रोविजन ये जो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, रीड कर सकते हो आप, ब्रीफ आपको पहले से पता है उसके बारे में। include payment made to such enterprise within the ambit of section 43B and clause H has been inserted। एक clause H डाला गया है। clause क्या डाला गया है, उससे पहले माइक्रो और स्मॉल का मतलब देख लेते हैं क्विकली। माइक्रो यानी MSMED एक्ट के तहत, स्मॉल अगेन MSMED एक्ट के तहत, जिसमें माइक्रो मतलब जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक है। अगर वो इंडस्ट्री चला रहे हैं
और अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक है। तो अगर मैं इंडस्ट्री चलाता हूं और मुझे माइक्रो की डेफिनेशन में फिट होना है तो मेरी 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में। और अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं और मुझे माइक्रो की डेफिनेशन में फिट होना है तो 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विपमेंट में, क्योंकि वहां मशीनरी थोड़ी होगी, इक्विपमेंट्स होंगे ना जो आपने बेसिक ऑफिसेज वगैरह में लगाए होंगे। स्मॉल है तो प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख से ज्यादा पर 5 करोड़ तक, और अगर सर्विसेज है स्मॉल में तो 10 लाख से ज्यादा पर 2 करोड़ तक। अगर 5 करोड़ और 2 करोड़ क्रॉस हो गया तो मीडियम में चला जाता है, और फिर मीडियम के लिए भी एक लिमिट होती है, बट वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये सेक्शन मीडियम के लिए नहीं बनाया है, खाली माइक्रो और स्मॉल के लिए बनाया है, जिसमें ये लिखा है कि ये जो ऊपर इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स आप देखते हो उसमें इन आइटम्स को नहीं लिया जाता। पोल्यूशन कंट्रोल की कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस है, या सरकार द्वारा और कुछ स्पेसिफाई किया तो उसे हटा के देखते हैं। तो इनको हटा देते हो और फिर देखते हो कि प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट इन लिमिट्स के तहत है या नहीं। अगर हां तो आप माइक्रो और स्मॉल हो। तो अब अगर आप माइक्रो और स्मॉल हो तो आपके लिए लॉ क्या पढ़ाया है उसे समझने के लिए हमें पहले MSMED एक्ट में जाना पड़ेगा, और MSMED एक्ट के सेक्शन नंबर 15 वो याद रखने की जरूरत नहीं है इसलिए मेंशन भी नहीं किया है, वो हमें पढ़ना होगा। और वहां क्या लिखा है, वेयर एनी पर्सन परचेजेस गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज द पेमेंट शैल बी मेड बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड द सप्लायर इन राइटिंग। अगर मैं किसी माइक्रो या स्मॉल वाले के साथ सौदा कर रहा हूं तो उस माइक्रो या स्मॉल वाले को मुझे पेमेंट करनी होगी कितने समय में, जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है इन राइटिंग उतने समय में। इन नो केस द पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन द सप्लायर एंड इन राइटिंग शैल एक्सीड 45 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, जो मैं सप्लायर, माइक्रो स्मॉल सप्लायर है और मैं बायर, हम दोनों के बीच अगर एग्रीमेंट इन राइटिंग है तो वो जो एग्रीमेंट इन राइटिंग में ड्यू डेट स्पेसिफाइड है उस डेट तक मुझे पेमेंट करनी है। हालांकि वो जो ड्यू डेट है वो 45 डेज से ज्यादा है तो इग्नोर, 45 डेज में पेमेंट करनी है। मतलब अगर सौदा हुआ एग्रीमेंट इन राइटिंग कि 30 दिन में पेमेंट करनी है तो 30 दिन, अगर सौदा हुआ 50 दिन में करनी है 45 डेज, 100 दिन में करनी है 45 डेज, यानी दोनों में से विच एवर इज लोअर इफ देर इज एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। सर बट एग्रीमेंट नहीं है राइटिंग में, ओरल है तो भी मतलब राइटिंग में नहीं है, या एग्रीमेंट ही नहीं है तो क्या, पेमेंट शैल बी मेड विद इन 15 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वहां के 15 दिनों के अंदर अंदर। यानी आप इसका एक छोटा सा चार्ट जैसा विजुअलाइज कर सकते हो। क्या चार्ट आप विजुअलाइज कर सकते हो? सर जो बायर है एंड जो सप्लायर है, सप्लायर मतलब कौन, माइक्रो या स्मॉल, मीडियम तो है ही नहीं, माइक्रो या स्मॉल। पहले ये देखो सर कि उनके बीच में इन राइटिंग एग्रीमेंट है कि नहीं। तो आपने बोला सर नहीं है, नॉट इन राइटिंग, या तो एग्रीमेंट ही नहीं है या राइटिंग पे नहीं है। बेटर इसको अदर केसेस बुलाओ। तो सिंपल क्या बोला है, पेमेंट कितने दिन में करनी है, 15 डेज। जब भी एक्सेप्टेंस हुआ गुड्स का, इनवॉइस बना, वहां से 15 दिन में, 15 डेज। इन राइटिंग एग्रीमेंट है तो फिर इस केस में देखते हैं कि वो राइटिंग जो है वो 45 डेज तक है या 45 डेज से ज्यादा है। अगर 45 डेज तक है तो एग्रीड पीरियड, 45 डेज से ज्यादा है तो 45 डेज। तो मतलब हमारे बीच में एग्रीमेंट इन राइटिंग हुआ है, 30 डेज में हो जाना चाहिए, 30 डेज। हमारे बीच में एग्रीमेंट इन राइटिंग हुआ है, 60 डेज में हो जाना चाहिए, 45 डेज। हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, राइटिंग में भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, 15 डेज। ये टाइम लिमिट कहां दी है, MSME में दी है। अभी तक मैं 43B में तो आया ही नहीं। 43B उस टाइम लिमिट को यूज करके अपना लॉ बनाएगा। और अब 43B क्या बोलता है, 43B बोलता है ये जो टाइम लिमिट निकाली ना आपने, देखो वो बियॉन्ड है या विद इन है। विद इन द टाइम लिमिट है, जो भी निकली
या उसके बियॉन्ड है, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। अगर बियॉन्ड द टाइम लिमिट है तो डिडक्शन डिसअलाउड, नहीं देंगे, नॉट अलाउड। तो कब देंगे? जिस प्रीवियस ईयर में पे कर दोगे उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में पे कर दो उस प्रीवियस ईयर में दे देंगे। टाइम लिमिट क्रॉस हो गई, नहीं देंगे। टाइम लिमिट के अंदर हो गया, टाइम लिमिट के अंदर हो गया तो ऐसा सोचो कि ये सेक्शन था ही नहीं, अक्रूवल बेसिस पे ले लो, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर हो गया। फिर कौन से प्रीवियस ईयर में पे हुआ वो मैटर ही नहीं करता, एक्रूवल बेसिस पे ले लो आप, क्योंकि आपने टाइम लिमिट में पे तो कर ही दिया है ना। अब वो कभी भी गिर रहा हो फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, 15 मार्च की डेट है, 15 मार्च 2024, 15 मार्च 2024 एक्सेप्टेंस हुआ, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ इन राइटिंग 30 डेज, तो 15 मार्च प्लस 30 डेज, 45 डेज तो अब देखोगे नहीं क्योंकि एग्रीमेंट इन राइटिंग 30 डेज का है। 15 मार्च प्लस 30 डेज, तो मार्च के कितने दिन हो गए? 16। अप्रैल के कितने दिन हो गए? 14। व्हाट इज द लास्ट डेट? 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 2024। पेमेंट समझो किया 18 मार्च को या पेमेंट किया 12 अप्रैल को, दोनों ही सूरतों में आंसर क्या होगा? प्रीवियस ईयर 23-24, क्योंकि समय पे हो गया। अब समय पे 18 मार्च 24 को हुआ हो या 12 अप्रैल 2024 को हुआ हो, वो 14 अप्रैल तक में है, एंड देयर बाय प्रीवियस ईयर 23-24 में ही मिल गया। सर समझो 14 अप्रैल के बाद हुआ, 16 अप्रैल को हुआ, साल ही बदल गया। प्रीवियस ईयर 23-24 में डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर 24-25 में मिलेगा। पर सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तो आना बाकी है, उसका क्या? इररिलेवेंट। 9th पॉइंट अलग है, बाकी 8 पॉइंट जैसा नहीं है, ये वाला अलग है, एंड इसीलिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम मैटर नहीं करता। आपको खाली ये देखना है कि वो जो टाइम पीरियड डिसाइड हुई एज पर दिस चार्ट, उस टाइम पीरियड के अंदर हो गया तो उसी प्रीवियस ईयर में दे दो जिस प्रीवियस ईयर में अक्रू हुआ, और अगर उस टाइम पीरियड के बियॉन्ड चला गया तो उस प्रीवियस ईयर में दोगे जिस प्रीवियस ईयर में पे किया गया है। वही बात आपको यहां टेबल में दी है। एक छोटा सा क्वेश्चन और अगर आप देख लो, मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ए एंड कंपनी माइक्रो एंटरप्राइज से, कब? 1/3/2024 को। एज पर द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन देम द पेमेंट हैज टू बी मेड बाय 5/4/24, 5 अप्रैल 2024। मिस्टर ए मर्केंटाइल मेथड फॉलो करता है, तभी पढ़ रहे हो, नहीं तो 43B लागू ही नहीं होगा। अगर कैश बेसिस है तो फिर कैश बेसिस पे ही खर्चा लेते हो ना आप, तो दिक्कत ही नहीं है। 5 अप्रैल, क्या ये 45 डेज के अंदर है? निकाल सकते हो ना आप। 1 मार्च में प्लस 45 डेज करोगे तो मार्च के 30 दिन हो गए और अप्रैल के 15 दिन हो गए, तो 15 अप्रैल, तो ये तो 5 अप्रैल ही बोला है ना, तो 5 अप्रैल नक्की हो गया। अब क्या बोला है? 2 अप्रैल को पे कर दिया, 2 अप्रैल को पे कर दिया तो समय पे कर दिया, समय पे कर दिया तो कौन से प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा? 23-24, जिस साल का खर्चा था, दैट इज 23-24। और अगर 20/4/24 को किया, समय जा चुका है, क्योंकि समय क्या था? 5 अप्रैल, लेट हो गया, लेट हो गया, तो अब कौन से प्रीवियस ईयर में मिलेगा? 24-25 में मिलेगा। यह क्वेश्चन उस समय का जब एग्रीमेंट इन राइटिंग है। अगर कोई एग्रीमेंट इन राइटिंग नहीं होता तो 1-3 से 15 दिन, 16 मार्च तक पे हो जाता तो 23-24, 16 मार्च के बियॉन्ड जाता तो जिस प्रीवियस ईयर में गिरता उस प्रीवियस ईयर में, तो सर मतलब 18 मार्च होता तो भी 23-24 में ही मिल जाता, क्योंकि है तो वही प्रीवियस ईयर ना, प्रीवियस ईयर चेंज नहीं हुआ। और अगर 4 अप्रैल हो जाता तो फिर 2024-25 में चला जाता, क्योंकि लेट हो गई है। इस तरीके से आप समझना, ये सेक्शन तभी ज्यादा यूजफुल है जब मार्च के महीने की डेट्स दी होगी, पहले की डेट्स दी होगी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तो लेट होने पे भी प्रीवियस ईयर सेम रह सकता है एंड देयर बाय डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एमएसएमई कानून के तहत जब लेट होगा ना तो ब्याज लगेगा, तो इसका मतलब ये नहीं लेट करते जाओ और वो एमएसएमई कानून के तहत लगेगा, उसका यहां हमारा कोई डिस्कशन नहीं है। वो इंटरेस्ट तो आपको वहां लेट पेमेंट्स पे देना पड़ता है। ये आपका सेक्शन 43B का पूरा डिस्कशन हो गया। दैट इज योर 43B, जिसके साथ पीजीबीपी के सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर इंडेक्स देख ले, हमने इंडेक्स में क्या क्या कवर कर लिया, तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए, रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिया, इनकम फ्रॉम सैलरी देख लिया, पीजीबीपी देख लिया, एंड डिडक्शन पार्शियली बता दिया मैंने आपको, क्योंकि ATCCH का पोर्शन हमने कवर कर दिया। हम इस वीडियो सेशन में इतना ही ले रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम दूसरे वीडियो सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे विद कैपिटल गेन IFOS
इसी तरीके से अपने डिस्कशन को। तब तक इतनी बातें एकदम प्रॉपरली कवर कर ले। किसी भी तरह के डाउट्स है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे जरूर टैकल करने की कोशिश करेंगे एट द अर्लीस्ट। एंड जरूर से अपना फीडबैक भी दें, कैसा है, आपको कैसा लगा। उससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि हम और कितना जल्दी आपके लिए ऐसे सेशंस लाएं। और आप ये भी जरूर बताएं आप ऐसे और कौन सी सेशन सुनना चाहेंगे, चाहे वो किसी चैप्टर का रिवीजन हो या किसी भी और तरह का डिस्कशन हो। तो आपकी तैयारी में और कैसे सहयोग कर सकते हैं ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।